अब हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। सी दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं। एक आपका होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा आपका होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दोनों टाइप्स में अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, इनके अपने अपने फीचर्स हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके बारे में बात करता है। वो बात करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, और ये चीजें आपको देखने को मिलेगी सेंटर में भी और स्टेट में भी। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 74 और 75 जो है वो डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंटर, वेयर एज आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 जो है वो डील करता है स्टेट्स के साथ। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है मे बी अ मोनार्क और अ प्रेसिडेंट, बट बोथ दीज पोजीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो सेरिमोनियल होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, एक मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करा हेड ऑफ द स्टेट, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपका रियल हेड होता है। ठीक है, एंड जितने भी आपके जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे वो किसमें होंगे? वो होंगे प्राइम मिनिस्टर में। इसलिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे कि जो पीएम है, पीएम प्लस एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जैसा वो बोलेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जो है वही करेगा। और फिर यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है कि इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो एक रबर स्टैंप है। ठीक है, अब इस पे आप लोग डिबेट कर सकते हो कि भाई प्रेसिडेंट रबर स्टैंप है या नहीं है। अगर आप प्रेसिडेंट को हम लोग अगले टॉपिक में डील करेंगे, बट अगर प्रेसिडेंट के आप पावर्स देखोगे, मिलिट्री पावर्स और ये आपकी जुडिशियल पावर्स देखोगे, तो आप बोलोगे कि सर ये जो है आपकी जो प्रेसिडेंट है वो आपका रबर स्टैम्प नहीं है। ठीक है, बट अगर आप उसी चीज को इस्तेमाल करके, आई मीन जो सेम कंटेंट जो आप लिखोगे कि भाई जुडिशियल पावर है, आपकी मिलिट्री पावर है, फाइनेंशियल पावर है, ठीक है, अपॉइंटमेंट की पावर है, ये सारी चीजें लिख देने के बाद, उसके बाद अगर आप ये चीजें लिख दोगे दैट ऑल दीज डिसीजंस विल बी टेकन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आपका जो क्वेश्चन है वो हाँ भी हो सकता है, वो ना भी हो सकता है, डिपेंड कि आप लिखना क्या चाहते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। जो प्रेसिडेंशियल की मैं बात करूं वो फॉलो होता है यूएसए से, और पार्लियामेंट्री जो होता है वो है आपका इंडिया। अब ये जो चीजें हैं इंडिया ने कहां से लिया था? इंडिया ने लिया था ये ब्रिटेन से आपने लिया था। ठीक है, अब ब्रिटेन का भी पूरा पूरा नहीं लिया था, ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है जो कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो बात करते हैं। तो बात करेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, और उनमें जो है क्लोज रिलेशनशिप जो है वो नहीं होता, मतलब कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ये जो आपस में जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज अगर मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो है एक बड़ा ही क्लोज रिलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेजिस्लेचर से ही जो है आपके एग्जीक्यूटिव निकल के आते हैं। ठीक है, आपका ये रहे लेजिस्लेचर, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा एग्जीक्यूटिव। समझ में आया? ये एग्जीक्यूटिव, और ये रहा आपका ये जो ऊपर वाला था ये आपका लेजिस्लेचर। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो एमपीज हैं, उन्हीं में से मैंने पहले भी बात करी थी, हम लोग जब सरकार को चुनते हैं, हम लोग जब सरकार को चुनते हैं तो हम लोग डायरेक्टली सरकार को नहीं चुनते हैं, हम उन लोगों को चुनते हैं जो जाके पार्लियामेंट में जाके जो है हमारे लिए सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लेजिस्लेटर्स को चुनते हैं, और जो पार्टी, ठीक है, जिन लेजिस्लेटर्स को सबसे ज्यादा वोट मिला हुआ होता है वो फिर एग्जीक्यूटिव के फॉर्म पे अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके देखिए, इनफैक्ट अब यहाँ पे क्या है ये मैंने बता दिया, यूके में जो है आपका ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे इंडिया के, उन्होंने अडॉप्ट करा ब्रिटिश मॉडल को। ठीक है, ओके, क्योंकि उनको लगा कि चीजें जो हैं काफी सिमिलर हैं, और जिस तरीके से आपके एक्ट्स जो है पास हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं जो है, मतलब कहीं ना कहीं जो सिस्टम था वो ऑलरेडी इंडिया में था, बट उसको जो है शेप देने की जरूरत थी। ठीक है, एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट ऑपरेटेड इन इंडिया बिफोर 1947 was to a great extent quite similar to the British parliamentary government. ठीक है,
अब इंडिया में क्या है कि मैंने बात कर ली कि भाई सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। अब इनके कुछ फीचर्स भी हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि क्योंकि ये चीजें इन्फ्लुएंस थी, जब इन्फ्लुएंस होती हैं तो ये इंडियन मॉडल, ठीक है, इंडियन मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये निकल के आता है। इसमें सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, क्लोज रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स या जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो होगी पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में जवाबदेही होगी। अब जो एग्जीक्यूटिव है भाई, उनका एक हेड होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हैविंग अ हेड ऑफ द स्टेट, जिसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको कौन हेड करेगा, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को जो है कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसमें होती हैं, वो होती हैं कैबिनेट से। एक बार मैं ये चीजें आपको समझा देता हूं। सी, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है, ये आपका लेजिस्लेचर। अब इसमें से जो है, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो गया एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये आपका हो गया एग्जीक्यूटिव। अब इन्हीं एग्जीक्यूटिव में से कुछ जो होंगे वो क्या होंगे, कुछ आपके होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो कितने मिनिस्ट्रीज हैं हमारे पास अभी तक, अराउंड 50+। तो ये आपके हो जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि जिनके पास जो है एक एक मिनिस्ट्री होगी। और इन्हीं मिनिस्ट्रीज के अंदर, क्या बोला मैंने, इन्हीं मिनिस्ट्रीज के अंदर क्या होगा, इन्हीं मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, कैबिनेट। तो कैबिनेट का जो यूजुअली जो होता है वो होता है 15 to 20 का ये कैबिनेट जो होता है, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपकी रहती हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे कि मैंने कहा कि 52 के आसपास जो है आपके मिनिस्ट्रीज हैं। तो क्या सारे कैबिनेट के उसमें नहीं, जो कैबिनेट जो है वो डिसीजन लेता है, वो फिर जो है वो नीचे फिर टॉप डाउन फिर बाकी मिनिस्ट्रीज जो है वो फॉलो करती हैं। बोलने का मतलब ये कि सरकार में भी जो है एक 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 कैबिनेट, एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता है जो कि पावर को एक्सरसाइज करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। डायग्राम को जो है आप लोग बना लीजिएगा। अब जैसा कि मैं बात करूंगा फीचर्स का, बेसिकली ये जो है ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से है, बट टॉपिक में आया है तो इसको हम लोग देख लेंगे। आपको इसमें से पढ़ना क्या क्या है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना है कि भाई फीचर्स आपको पढ़नी है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपको पढ़ना है प्रेसिडेंशियल के ऊपर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर पढ़ना है। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है कि उसके मेरिट्स क्या हैं और आपके डीमेरिट्स क्या हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है कंपैरिजन, कंपैरिजन। अब इन चीजों को ध्यान में रख के आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, आपका अपना ओपिनियन क्या है। क्या इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, क्या इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, या तो कमेंट के लिए पूछेगा, आपके ओपिनियन के लिए पूछेगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपके पास कंटेंट होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है चीजों को लेके होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं फीचर्स की, तो सबसे पहला भाई नॉमिनल हेड हो गया। हम लोग दो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक आपका हो गया नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा आपका हो गया रियल एग्जीक्यूटिव। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है बेसिकली वो सेरिमोनियल पोजीशन, जितने भी आप देखोगे जो आपके ऑफिशियल डिनर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ऑफिशियल डिनर्स होते हैं वो कौन, वो आपके प्रेसिडेंट के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सिविल सर्विसेज के लिए अगर मैं बात करूं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 to 20 होती है, उनको जो है उनको राष्ट्रपति भवन बुलाया जाता है, ठीक है, उनका ऑफिशियल डिनर होता है। आई सेड रैंक 1 to 20, ठीक है। तो उसको होस्ट कौन करेगा, उसको होस्ट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जितने भी आपके सेरिमोनियल पोजीशन हैं, जितने भी आपके सेरिमोनियल पोजीशन हैं, ध्यान रखिएगा, वो कौन चलाता है, वो आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट। अगर मैं बात करूं इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव, तो जितनी भी आपकी इंप्लीमेंटेशन का काम है तो ये सारा का सारा कौन करेगा, पीएम मोदी करेंगे। मेजॉरिटी पार्टी रूल, अब मैंने बात करी थी मेजॉरिटी, ऑल्सो आई टॉक्ड अबाउट मैजिक नंबर 273। तो ये कहां से आता है, ये आपको मिलती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी,
ठीक है। अगर 2019 के इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, अराउंड बीजेपी गवर्नमेंट को जो है अराउंड 303 के आसपास जो है सीट्स मिली हुई हैं। तो उनके लिए किसी भी लॉ को पास कराना इट्स वेरी इजी, क्योंकि उनमें जो है मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजोरिटी सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। और अगर किसी भी पार्टी को जो है मेजोरिटी नहीं मिलती, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको? कोalition ऑफ पार्टीज जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मैंने अभी भी डायग्राम देके समझा दिया। ठीक है। द एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। इंडिया में द पर्सन he or she has to be a member of the parliament to become a member of the executive। ठीक है। जो कंडीशन ये है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है वो होना पड़ेगा मिनिस्टर बनने से पहले। However, the constitution provides that a person can be appointed as a minister but within a short period। ठीक है। 6 महीने से पहले पहले जो है, 6 महीने से पहले पहले जो है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है मिनिस्टर बन जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी सीट जो है वो फिर चली जाएगी, मिनिस्टर की सीट जो है चली जाएगी। ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है इट इज द बेडरॉक प्रिंसिपल। ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। इसमें जो होते हैं सारे के सारे जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो बोलेगा कि भाई मेरी जवाबदेही नहीं है। ठीक है। तो इनको जो है इनको एक साथ काम करना है। दे हैव टू एक्ट एज अ टीम, दे हैव टू स्विम टुगेदर, दे हैव टू सिंग टुगेदर। ठीक है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा जो है, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा जो है किसी भी मिनिस्ट्री को रिमूव कर सकती है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी जो है वो हटा सकती है बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द सेंटर ऑफ द पावर। मैंने जैसे कि बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका रोल। ठीक है। गवर्नमेंट में इनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब यह है कि जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो आपके सेम पॉलिटिकल पार्टी से होंगे। ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि सेम आइडियोलॉजी को जो है वो फॉलो करेंगे। 2019 इलेक्शंस के पहले जो है सब लोगों ने ट्विटर ट्विटर पे, ठीक है, चौकीदार का टैग टाइटल जो है वो लगा लिया था। अगर आप देखोगे पार्टी लाइंस में जो है, मैंने बात करी थी पार्टी लाइंस में जो है, ये क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल होमोजेनिटी की वजह से जो है, सो दैट की सो दैट सब लोग जो हैं वो ये शो करें कि भाई वो सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है। कोalition गवर्नमेंट में जो है, कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है? फिर कंसेंसस होता है। ठीक है। पार्लियामेंट्री अपोजिशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नो गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट कैन गेट 100% मेजोरिटी, द अपोजिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो अपोजिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट अपोजिशन की जो हालत है वो सही नहीं है। ठीक है। इसीलिए जो है आप देखोगे बिना डिस्कशंस एंड उन सब की, इन गलती इनकी भी नहीं है। अगर मेजोरिटी आपकी है तो आप जो है, अगर मेजोरिटी है तो आप इसमें ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है। और फिर आपको पता है कि इंडिया में जो बातें हैं वो रिलीजियस लाइंस पे चली जाती हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं वो डीमेरिट्स भी हो जाती हैं इसी सिस्टम की। बाय कैमरल लेजिस्लेचर की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है। इंडिया में भी जो है हम लोग इंडिया में भी जो है यही सिस्टम फॉलो हो रहा है। और इंडिया में बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। ठीक है। अब जो जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, इसमें जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये भी है जो लोअर हाउस है उसको हम लोग डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। उसको हम लोग डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अगर जैसे नो कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि अगर पार्टी जो है मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, अगर पार्टी जो है मेजोरिटी नहीं प्रूफ कर पाई, तो लोअर हाउस जो है वो डिसॉल्व आपका हो जाएगा। ठीक है। और उसको कौन करेगा डिसॉल्व? उसको प्रेसिडेंट जो है वो करेगा डिसॉल्व ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। ओके। ये यही सेम जो चीजें हैं ये आपको नेपाल के पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। कि पार्लियामेंट जो है वहां के डिसॉल्व कर गए, पार्लियामेंट जो है वो आपका डिसॉल्व हो गया था।
ठीक है, उस वहां के प्रेसिडेंट की वजह से जो है आपका ये डिसॉल्व हो गया था। सीक्रेसी की अगर मैं बात करूं, सी हर चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, ठीक है, देयर हैज टू बी सम लिमिट। डिसीजन मेकिंग किस तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है नहीं है, ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, बट वंस यू विल बी इनटू द सिस्टम, यू विल नॉट फील कि भाई हम हर चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में डालें। तो कुछ चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स ये लोग कब मिल रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड, तो इनका जो है, इनकी जो चीजें हैं, प्रोसीडिंग्स कब हो रही है, कहाँ हो रही है, ठीक है, तो कुछ सीक्रेसी भी जो है, सीक्रेसी का एलिमेंट भी वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। डबल मेंबरशिप की अगर मैं बात करूं, जो जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर होते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मिनिस्टर जो है या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। हैविंग सेड दैट, मैंने आपको ये भी बताया कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, so within a span of 6 months he or she has to acquire the membership, ठीक है। The constitution stipulates that a minister who is not a member of the period member of the parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be a minister। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस की अगर मैं बात करूं, जो सिविल सर्वेंट होता है उसका काम होता है एडवाइस देना, ठीक है, और डिसीजन, जो सरकार के जो डिसीजन है उनको इम्प्लीमेंट करवाना। सिविल सर्वेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो नेचर होता है, वो परमानेंट होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इसीलिए आप देखोगे कि हर साल जो है आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। सो ठीक है, हर साल आपकी वैकेंसीज निकलती है, सो दे इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इवन व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस, ठीक है। द सिविल सर्विस ऑल्सो इंश्योर्स एफिशिएंसी इन एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसलिए हर साल जो है आपकी वैकेंसीज निकलती है, पर वैकेंसीज जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वैकेंसीज डिपेंड करती है अवेबिलिटी के ऊपर। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस की अगर मैं बात करूं, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, ये तो मैंने बात कर दी है। इन अदर वर्ड्स, प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा before the expiry of its term and hold fresh elections. This means that the executive enjoys the right to get the legislature dissolved in a parliamentary system. This point is important, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर के पास जो है ये पावर होती है जिससे की है कि वो हाउस को जो है डिसॉल्व कर दे। अब कुछ एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है कि हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हार्मनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव, हार्मनी बिटवीन legislature and executive. The greatest advantage of the parliamentary system is that it ensures harmonious relationship। तो इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन जो रहता है वो हार्मोनियस रहता है, कोऑपरेटिव रहता है, क्योंकि क्योंकि ये जो है, क्योंकि ये जो है ये एक ही ऑर्गन का पार्ट हो जाता है, ठीक है, ये रहा लेजिस्लेचर और ये रहा आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एट द वर्क। एज अ रिजल्ट इसमें जो है काफी डिस्प्यूट्स आपको कम देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट जो हैं आपको कम देखने को मिलेंगे बिटवीन द टू ऑर्गन्स, ठीक है। ओके, अब ये अगेन इट्स अ डिबेटेबल इशू, आप बोलोगे, आप इसमें डिस्कस, आप इसमें डिबेट कर सकते हो कि सर डिस्कशन डिबेट आपका होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि रिप्रेजेंट्स डाइवर्स ग्रुप। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू वेरियस एथनिकली, रेशियली, लिंग्विस्टिकली, आइडियोलॉजिकली डाइवर्स ग्रुप टू शेयर देयर व्यूज इन फ्रेमिंग ऑफ लॉज एंड पॉलिसी मेकिंग। इंडिया जैसी देशों में जो है हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी एनेबल्स अकोमोडेशन बाय प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल स्पेस टू वेरियस डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बोलने का मतलब इसमें सिंपल सा मतलब यह है कि इंडिया में इतने यूनियन टेरिटरीज हैं, इतना डाइवर्स पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो कोशिश ये है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट तक लाया जाए, सो दैट कि जो लॉज हैं उनके उनके व्यूज, उनके इनपुट्स को जो है मान्यता मिले, ठीक है। ओके, इसलिए आप देखोगे, इसलिए आप देखोगे ये प्रोविजन पहले था कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ट्राइबल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद लद्दाख जैसे जैसी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज का भी जो है रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म। In a parliamentary system, the tendency of authoritarianism decreases as the power is vested in the council of minister, ठीक है, rather than a single individual। मैंने कहा था डेस्पोटिक स्टेट के बारे में, मैंने बात करी थी कि जिसमें जो सिंगल पावर जो होती है वो एक ही इंडिविजुअल में होती है। एब्सोल्यूट स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था, बट इस केस में जो है ऐसा नहीं होता,
ठीक है, इस केस में जो पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात होती है, और पार्लियामेंट अगर चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू जो है वो उसको हटा सकता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसीलिए क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उनकी टुवर्ड्स पार्लियामेंट होती है, जैसे कि उनके एक्ट्स हो गया, ठीक है, और पार्लियामेंट भी जो है इनके ऊपर कंट्रोल रखता है ओवर द मिनिस्ट्रीज, जैसे कि आपका क्वेश्चन आवर हो गया, डिस्कशन हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। तो बोलने का मतलब यह है कि जवाबदेही होती है। आज अगर निर्मला सीतारमन आपकी कोई बजट लेकर आ रही हैं, ठीक है, अगर कोई बजट लेके आ रही हैं तो उस उनको जो है मीडिया उनसे सवाल पूछेगी, बाकी जो आपके लेजिस्लेचर, जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो उनसे सवाल पूछेंगी। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नेचर ऐसा नहीं होगा कि ठीक है कि भाई चलो ठीक है मन कर गया तो इस टाइप का बजट हम लोगों ने बना दिया। मैंने बात करी थी कि इस बार का जो बजट का जो थीम था वो था टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर अगर फाइनेंस मिनिस्टर चाहती तो जबरदस्ती जो है वो उन स्टेट्स को जो है आपका फायदा पहुंचा सकती थी जिनमें जो है इलेक्शंस लड़े जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। बट क्योंकि क्योंकि पार्लियामेंट में जो है उनकी जवाबदेही है तो इसीलिए वो इस टाइप का कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है। प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म की अगर मैं बात करूं, अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैंने जैसे कि आपसे बोला 545 आपके मेंबर्स हैं। अब इसमें से अगर बीजेपी को मान लो 300 मिले हैं तो बाकी कितने बच गए, 245 बच गए। अब कोई भी मेजोरिटी जो होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मेजोरिटी जो होगा कोई भी मेजोरिटी जो होगा वो इजीली, कोई भी लॉ या कुछ भी होगा इजीली मेजोरिटी से लोग पास करवा देंगे। तो ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ये तो आपके हो गए इलेक्टेड एमपीज, 52 आपके मिनिस्टर्स हो जाएंगे और 15 जो है ये आपके कैबिनेट में हो जाएंगे, 15 से 20 आपके कैबिनेट में हो जाएंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब है पूरे देश को चला एग्जैक्टली में कौन चला रहा है, ये 52 लोग चला रहे हैं, ठीक है। और डिसीजंस कौन ले रहा है, डिसीजंस ले रहा है ये 15 लोग, ठीक है। Okay. The dispersal of authority checks the dictatorial tendencies of the executive. Moreover, the executive is responsible to the parliament and can be removed by no confidence motion. एक चीज अगर आप देखोगे जो पॉइंट्स हैं वो बार बार चीजें रिपीट कर रहे हैं, सो इट इज गुड कि आप लोगों का जो है रिवीजन भी साथ के साथ हो जा रहा है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट गवर्नमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट था इसको हम लोग बोलते हैं शैडो कैबिनेट। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपका है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया में ये चीजें नहीं चलती कि ऑपोजिशन जो है, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे ये बीजेपी का अपना ही कैबिनेट होगा तो ऑपोजिशन भी क्या करेगा वो भी अपना एक कैबिनेट अपॉइंट कर देगा, ठीक है। कैबिनेट भी जो, और इसी को हम लोग बोलते हैं शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इनके डिसीशंस को है ये क्या करेगा, ये स्क्रूटिनी करेगा, ठीक है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस एंड पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। In such a situation, the head of the state invites the leader of the opposition party to form the government. In the United Kingdom, the opposition forms a shadow cabinet for the cabinet of the government so that they become ready for the role. ठीक है। तो if in case आपका इफ इन केस जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है एक रेडीमेड कैबिनेट गवर्नमेंट रहेगी जो कि तुरंत जो है डिसीजन ले सकती है, तुरंत एक्ट कर सकती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, डिसएडवांटेजेस जैसा कि मैंने कहा था कोई भी चीज जब होती है, ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस भी होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इफ यू टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अपने एडवांटेजेस हैं, उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला है कि भाई अनस्टेबल गवर्नमेंट। कि अनस्टेबल गवर्नमेंट क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है। देयर इज नो गारंटी दैट द गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर, द फर्स्ट थिंग। और जो मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी मिनिस्टर्स की जो पोजीशन होती है, जो टेन्योर होता है, वो डिपेंड करता है मेजॉरिटी लेजिस्लेचर्स के ऊपर, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर उनकी सर्वाइवल जो है वो कंटिन्यूटी होती है कि नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर कोई भी पॉलिटिकल डिफेक्शन, ठीक है,
और द इविल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोalition कैन मेक द गवर्नमेंट अनस्टेबल। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के केस में क्या है कि जो मैजिक नंबर आई टॉक्ड अबाउट 273, अब या तो सिंगल पार्टी को पूरा का पूरा वोट मिले, द फर्स्ट केस। दूसरे केस में क्या हो कि भाई कोलिशन हो, कोलिशन में होगा तो कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी स्लो हो जाएगी। कोलिशन पार्टी में क्या होता है, मान लीजिए एक्स पार्टी है, मान लीजिए वाई पार्टी है, और मान लीजिए कि ओवर टाइम इन दोनों के बीच में नहीं चली चीजें, तो यहां से कोई जेड पार्टी आएगी जो बोलेगी कि ठीक है हम आपको अपने मेंबर्स देंगे और हम अपनी सरकार जो है वो फॉर्म कर लेंगे। तो इलेक्शंस दोबारा होगा, तो कहीं ना कहीं जो है अगर एक्स नाराज हो गया तो पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, जो लोकसभा है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवेगौड़ा और आई के गुजराल, इनके टाइम में जो है आपकी गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल थी। ठीक है, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, इसका मतलब ये हुआ कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंड्यूसिव टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एज द मिनिस्टर्स जो हैं दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। द फर्स्ट थिंग, प्रेसिडेंट के पास जो है वो लिमिटेड चॉइस हो जाती है इन द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब ये कि उनकी जो चॉइस होती है वो उनको सिर्फ कहां से करनी होती है। आज अगर मान लीजिए बीजेपी की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर को उनको कि भाई रघुराम राजन को जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर हिज वर्क रघुराम राजन को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो वो नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि रघुराम राजन को ही हैज टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपकी तो पीएम अगर चाह कर भी जो है इनको इनको जो है अपने कैबिनेट में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो वही बोला गया है, हिज चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अलोन एंड डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्सटर्नल टैलेंट। Moreover, the minister devote most of their time to parliamentary work, cabinet meetings and party activities। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी चलती रहती हैं। नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी का मतलब ये है कि जैसे जैसे हर 5 साल के बाद अगर सरकार आती है तो वो कोई पॉलिसी, वो कोई स्कीम लेकर आती है। ठीक है, अगर ऑपोजिशन आती है तो वो क्या करती है कि उस स्कीम को, उस पॉलिसी को है वो उसको डिसकंटिन्यूटी कर देती है। ठीक है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंडक्टिव फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो टेन्योर होता है सरकार का वो काफी अनसर्टन होता है। अ चेंज इन द रूलिंग पार्टी इज यूजुअली फॉलोड बाय चेंजेस इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जनता पार्टी हेडेड बाय मोरारजी देसाई 1977 रिवर्स लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज इन द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, और यही चीजें जो है 1918 में आके कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी जो है उन चीजों को आके चेंज कर दिया। ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, जैसे कि मैंने बोला कि 15 लोग जो हैं, 15 से 20 लोग जो हैं मिलके जो डिसीजंस हैं वो लेते हैं। ठीक है, सो व्हेन द रूलिंग पार्टी एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, मतलब 273 से ऊपर, हाँ, द कैबिनेट बिकम्स ऑटोक्रेटिक। ठीक है, एंड एक्सरसाइजेस नियरली अनलिमिटेड पावर्स। ठीक है, अब ये कुछ आपके पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ कुछ बोला है कि भाई ये जो सिस्टम है इट इज अबाउट डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, और ये चीजें हमें कब देखने को मिली थी? इंदिरा गांधी के टाइम पे और राजीव गांधी के टाइम पे जो है हमें ये चीजें देखने को मिली थी। अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि भाई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और जुडिशरी, इनके बीच में जो है सेपरेशन होना चाहिए। बट क्या ये पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्चुअली में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करती है? तो नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव जो फॉर्म होती है वो आपके लेजिस्लेचर से ही होती है। ठीक है, तो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर एंड इनसेपरेबल। द कैबिनेट एक्ट एज अ लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो कैबिनेट है वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होता है, वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होता है। ठीक है, तो बाकी जो है ये आपका द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गोज अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द थ्योरी ऑफ द सेपरेशन पावर। इनफैक्ट देयर इज फ्यूजन ऑफ पावर। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, ठीक है, कि ऐसे होता है वैसे होता है। बट आपको मेन जो चीजें हैं, जिस टॉपिक को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मैंने आपको बता दिया। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फीचर्स हो गया, प्रेसिडेंशियल के बारे में आपको रख लेना है। कंसोलिडेशन करते टाइम
कंसोलिडेशन करते टाइम टॉपिक को, इसको आप लोग टेबल के फॉर्म में, ऐसे आपसे डायरेक्ट तो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग लिखोगे क्या, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल, और यहां पे आप लोग लिखोगे क्या, पार्लियामेंट्री, ठीक है। इस तरीके से करके आपके पास सफिशिएंट पॉइंट, सफिशिएंट एग्जांपल्स और ये सारी चीजें जो हैं आपके पास होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर। अब हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। ये बेसिक चीजें, इंट्रोडक्शन, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन कैसे कैसे होगा, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। बट उससे पहले जो है हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, तो जो प्रेसिडेंट है उसका वो उनके जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 52 से लेके 62 तक, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जो मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट का जितना भी काम होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने बोला था कि एक प्रेसिडेंट, और मैंने बात करी थी प्राइम मिनिस्टर की। सी, जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है अनरियल हेड होता है, ठीक है। और मैंने कहा था ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं डिज्योर, ध्यान से सुनेगा, डिज्योर हेड, ठीक है। अगर मैं पीएम की अगर मैं बात करूं तो पीएम इज रियल हेड, ठीक है। पीएम इज रियल हेड, इसीलिए हम इनको यहाँ पे बोलते हैं क्या, डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो। अब ये जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। सी, फैक्ट, फैक्टो का मतलब यहां से आ जाएगा फंक्शन, तो सबसे ज्यादा फंक्शन किसके पास होगी, पीएम के पास होगी। तो यहां से ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इज डिज्योर हेड एंड पीएम इज डिफैक्टो हेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का जो काम होगा वो कौन करेगा, या प्रेसिडेंट, सारे काम जो होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, बट प्रेसिडेंट जो काम करेगा विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मैं बात करूंगा इसके इलेक्शन की। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब हम और आप जो हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रादर हमारे जो इलेक्टेड मेंबर जिनको हमने पार्लियामेंट में भेजा है या फिर जिनको हमने स्टेट असेंबलीज में भेजा है, ठीक है, वो लोग जो हैं आपका पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ वोट्स, कैलकुलेशन ऑफ वोट्स। तो ध्यान से देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट नहीं करते, रादर वो जो है स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इलेक्शन में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं इलेक्शन में, तो इलेक्शन में जो स्टेट की जो पावर होती है, स्टेट की जो औकात होती है, स्टेट का जो स्टेटस होता है, वो इक्वल होता है किसके, यूनियन की पावर, स्टेटस और औकात के इक्वल, ठीक है। अब नंबर्स जो हैं वो आपके वेरी करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि वोट ऑफ ऑल द एमएलएज, ध्यान से सुनिएगा, वोट ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ इंडिया एंड वोट ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमपीज, उनका जो स्टेटस होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इलेक्शन में कि भाई जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दे विल नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी जो हैं वो भी आपके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा बाय नंबर देख लेंगे तो हमें जो है चीजें एकदम रट जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स होते हैं। वेयर एज अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितने होते हैं, 245 होते हैं। अब यहां से जो एंग्लो इंडियंस, वो अभी ऑल दो प्रोविजन नहीं है बट मैं बता देता हूं, एंग्लो इंडियंस पहले थे तो इनको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये क्या है, ये आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स है। तो बचे कितने आपके, बचे 543, ठीक है। राज्यसभा में आपके नॉमिनेटेड होंगे, तो नॉमिनेटेड कितने होंगे आपके 12,
तो कितने हो गए ये आपके, अगर माइनस करोगे तो आप कितने 233। तो ये जो पॉपुलेशन है ये जो है ये आपका क्या करेगा, ये आपका पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर मैं टोटल एमपीज की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 543 प्लस 233 विच इज हाउ मच, विच इज 776। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके टोटल एमपीज हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, आप लोग इसको एक बार देख लेना, ठीक है। मेरे पास ये डेटा जो है ये लिखा हुआ है, जो टोटल एमएलएज हैं वो हैं हमारी कंट्री में 4120। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि 4120 इज इक्वल टू 776 एमपीस। यहां तक आपको क्लियर हुई चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, अब यहीं पे अब अगर आप बोलोगे आईपीएस आईएफएस उसकी बात करोगे, तो हमारे इंडिया में जो है आईपीएस जो है अराउंड 6000 है, ठीक है, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। और आईएएस की अगर मैं बात करूं अराउंड 5500 है। तो ये बेसिकली मिलके जो है पूरे देश को इतने लोग मिलके जो है आपके चलाते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा, नेक्स्ट मैं बात करूंगा थी कि हर स्टेट की, अब ये जो एमएलएज है ना, ये जो एमएलएज है ये तो मैंने बता दिया, बट हर स्टेट के वोट एमएलए की जो वोट की जो वैल्यू होती है, तो जो वोट वैल्यू होती है वो आपकी डिफर करती है, ठीक है। क्यों डिफर करती है, डिफर इसलिए करती है क्योंकि वहां का जो पॉपुलेशन है वो आपका डिफर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वोट वैल्यू ऑफ एमएलए की, सी, जो वोट वैल्यू है एमएलए की उसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन, उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन अपॉन में कितने नंबर ऑफ एमएलएज हैं, कितने नंबर ऑफ एमएलएज हैं इनटू 1 अपॉन कितना, 1/1000, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब अगर मैं बात करूं सिक्किम जैसे स्टेट्स की, सिक्किम, तो सिक्किम की एमएलए की जो वैल्यू है वो है 7, ठीक है। सिक्किम की एमएलए की जो वैल्यू है वो है आपकी 7। दूसरी तरफ अगर मैं सबसे ज्यादा यूपी, अगर मैं सबसे ज्यादा पावरफुल की अगर मैं बात करूं तो यूपी के एमएलए की जो बात है वो कितना है, वो है आपका 2208, ठीक है। और दूसरी चीज आपको जान के शायद ये सरप्राइजिंग लग सकता है, ये जो कैलकुलेट होता है, ठीक है, ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन है इट इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। मे बी सरप्राइज्ड, सी। अब यहाँ पे ना, अगर हर साल, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने इसको हर साल लेटेस्ट सेंसस को ध्यान में रखते हुए अगर चीजों को फाइंड आउट करा, चीजों का एलोकेशन अगर हमने करा, या चीजों की जो जो वैल्यूज हैं अगर उसमें हमने चेंजेस करा, तो होगा क्या। अब स्टैंडर्डाइज तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि हमने 1971 के डेटा को जो है स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, ठीक है। इस डेटा को जो है ध्यान में रखे हुए जो है ये सारे रूल्स एंड लॉज आपके बनेंगे। अब सवाल है कि अगर 1971 को अगर हम लोग यूज ना करें तो क्या होगा। अगर 1971 सेंसस के डेटा को अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्टेट जो है वो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बजाय, ठीक है, स्टेट अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बजाय वो क्या करेगा, वो स्टेट की पॉपुलेशन को बढ़ाता चला जाएगा। उससे क्या होगा, जो वोट वैल्यू होगी एमपी की वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वोट वैल्यू के फॉर्मूले में जो है टोटल पॉपुलेशन का एलिमेंट जो है वो आपका, टोटल पॉपुलेशन का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता तो स्टेट जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेती, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती, तो देखने को ये पड़ता कि सिक्किम जैसे स्टेट्स की भी जो है वो वैल्यू बहुत ज्यादा होती जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, मैंने इसका बता दिया। उसके बाद अगर मैं वेस्ट बंगाल की सीट्स की बात करूं तो वेस्ट बंगाल में जो टोटल सीट्स हैं वो हैं आपके 294। उत्तराखंड और दिल्ली की अगर मैं बात करूं, इनकी सीट्स हैं आपकी, उत्तराखंड और दिल्ली की जो सीट्स हैं वो है आपकी अराउंड 70, ठीक है, दोनों को मिला के। और यूपी की अकेली की जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप लोग जो है इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, किसमें कितनी है नहीं है इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। ये मैं चला गया था इसमें, ठीक है। ओके, जस्ट लीव इट। तो अब यहाँ पे जो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, जो हमारे पास जो डेटा है,
तो उसके मुताबिक जो ये जो 412 क्या है, 412 आपके जो ये एमएलएज हैं, ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो वैल्यू है, दिस इज समथिंग समथिंग अराउंड 5.5 lakhs। तो यहीं से जो है हम वैल्यू निकाल देंगे कि वैल्यू ऑफ 1 MP कितनी होती है। तो दिस इज नथिंग बट 5.5 इंटू 10 raised to the power 5 अपॉन 4120 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू अब क्या आ जाएगी 7.8। ठीक है, अब ये जो वोट वैल्यू है, जो मैंने अभी तक मैं वोट वैल्यू वोट वैल्यू वोट वैल्यू कर रहा था, ये जो वोट वैल्यू जो है हर एमएलए की जो है वो वैल्यू डिफर करेगा, क्योंकि स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो आपकी डिफर करेगी। तो अगर मैं बोलूं, जो प्रेसिडेंट जो फाइट करता है वो टोटल फाइट करता है 11 लाख वोट्स पे। ठीक है, जो यूनियन के पास जो रहता है वो रहता है 5.5। ठीक है, और अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट के पास भी रहता है 5.5 लाख। ठीक है, 11 लाख वोट, 11 लाख क्या, 11 लाख वोट्स, 5.5 लाख वोट्स, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पे वोट वैल्यू के बारे में मैंने बात कर दिया, 11 लाख के बारे में मैंने बात कर दिया, पर जो वोट वैल्यू है वो हर स्टेट्स का, यूपी का हो गया, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि यूपी के इलेक्शंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन के लिए भी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की। ये सारा का सारा जो ये मेन बेसिक जो चीजें था, ये मेन समझाने वाली चीजें थी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन में क्या क्या, दो तीन फटाफट फटाफट पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। सी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो है एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 35 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद मेंबर ऑफ लोकसभा की जो है वो एलिजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, द थर्ड थिंग, ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं होल्ड होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और द फोर्थ थिंग इज ही हैज टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ही हैज टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कुछ बेसिक इनकी क्या है, ये कुछ बेसिक इनकी क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, अब बोलने का मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बहुत ज्यादा वो रहता है। सी कोई भी एमपी जो है, ठीक है, क्या वो यूपीएससी का चेयरपर्सन बन सकता है? तो आंसर इज नो। कोई भी यूपीएससी, कोई भी एमपी जो है वो यूपीएससी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि भाई, ठीक है, कि लेट्स ये जो एमपी है उसको पे मिलेगी, तो आंसर इज यस। तो वो ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इज व्हाट, इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी। इट्स अ लॉ मेकिंग व्हाट, इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी। अब अगर वो यूपीएससी का भी वो होता है, तो ऑब्वियसली बात है वो यूपीएससी का भी चेयरपर्सन की भी सैलरी उठाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जो है बोला गया है ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यूपीएससी जो है इसके लिए क्या है, एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो उसको पे मिलेगी, पर उसको पे तो मिलेगी ना। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन को तो पे मिलेगी, पर यहाँ पे जो है अगर एमपी जो है वो यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता। ठीक है, अब इसकी अपनी पे मिलेगी। और यूपीएससी क्या है, यूपीएससी जो है इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो कहीं ना कहीं जो है आप ये भी देखोगे, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व होता आ रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर, समझ में आया? ठीक है, तो ये इस एमपी के लिए ये जो है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे और छोटे छोटे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। एमपी जो है वो दोनों जगहों से पेमेंट जो है वो नहीं ले सकता। तो बोलने का मतलब ये है कि एमपी के पास जो है वो डुअल मेंबरशिप का जो कंपोनेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि भाई कोई ऐसा है जो लेजिस्लेटिव में भी है और वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हो, तो ऑब्वियसली बात है इट्स यस। और ये कौन करता है, ये करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने पहले भी बात करा था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव एज वेल, दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल। ठीक है, और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसकी पे मिलती है, इनको पे मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है, इनको पे किसकी मिलती है, पार्लियामेंट की। तो बोलने का मतलब ये हुआ जो पे
राहुल गांधी का रहेगा, ठीक है, वही पे जो है हमारे पीएम का भी रहेगा, क्योंकि उनको सैलरी किस चीज की मिलेगी, उनको सैलरी मिलेगी बीइंग एन एमपी। यहां तक समझ में आ गया। तो दोनों को जो है एमपी की जो है सैलरी मिलेगी। यहां तक हमने बात कर ली है। उसके बाद हम बात करेंगे रिमूवल की। ठीक है, रिमूवल, एक वर्ड आपका होता है रिमूवल और दूसरा आपका होता है इम्पीचमेंट। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जो रिमूवल होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, जो रिमूवल होता है वो आपका होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन। और रिमूव करने के बाद भी जो है यू कैन ज्वाइन इट अगेन, यू कैन ज्वाइन इट अगेन। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं, जो रिमूवल होता है ही समवन रिमूव्ड बाय या तो प्रेसिडेंट से और या फिर गवर्नर से। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं इम्पीचमेंट की बात करूं, ध्यान से होगा, ये वो पर्सन है, सो एनी पर्सन, और वो एनी पर्सन कौन होगा, वो सिर्फ होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इम्पीचमेंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट्स अ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। प्रेसिडेंट को रिमूव करना कोई आसान बात नहीं है। इट्स वन, जो सरकार है वो, उसको जो है एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को जो है फॉलो करना है। उसमें क्या होगा, आपका रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होगा, रेजोल्यूशन पास होगा। और इसमें क्या होगा, नो एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, नो एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेशन साइंड बाय पीएम। तो ये क्या होगा, ये होगा नो। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है किस तरीके से वो इम्पीच होते हैं, हाउ प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। ठीक है, एक वर्ड और आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसमिसल। तो डिसमिसल के केस में क्या होता है कि जो रीअपॉइंटमेंट होती है वो नहीं होती है, तो नो रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, और ये जो है ये हमेशा के लिए जो है क्या हो जाएगा, ये हमेशा के लिए जो है डिस्क्वालिफाइड आपका हो जाएगा, हमेशा के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हाउ प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो किस तरीके से इम्पीच होगा, तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रेसिडेंट इम्पीच्ड कैसे, सी। ओके, अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा पहले देखते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो करेगा कौन कौन, करेगा सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है, और इनमें भी नॉमिनेटेड वाला भी करेगा। ठीक है, इनमें नॉमिनेटेड वाला भी करेगा और इलेक्टेड वाला भी करेगा। ठीक है, स्टार्ट कहां से करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब अब जो जो चीजें हैं, ऑब्वियसली बात है कोई प्रोसीजर भी होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो 1/4 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो आपके 1/4 मेंबर्स हैं वो जाएंगे किसके पास, वो जाएंगे स्पीकर के पास। ठीक है, दिल गो एंड मीट, और वो साइन करके देंगे कि भाई वो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल जो है, और ये किसी भी हाउस से, हाँ यहाँ पे लिख लो एनी हाउस से जो ये प्रपोजल स्टार्ट होगा, 1/4 मेंबर जाएंगे, दिल मीट स्पीकर, और वो बोलेंगे कि भाई हमें जो है वो साइन करके देंगे कि हम जो है प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि भाई 14 डेज का नोटिस, 14 डेज का नोटिस जो है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है। ठीक है, कि भाई अगर कोई सेटिंग वेटिंग है तो भाई सेटिंग वेटिंग करके मामले को खत्म करो। ठीक है, इसीलिए जो है ये अगर आप देखोगे ये इम्यूनिटी, इट्स अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कौन सी मेजोरिटी चाहिए वो देखते हैं। 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, लोकसभा, कितना हो गया, ये हो गया आपका 363। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, ये कितना हो गया,
ये आपका हो जाएगा 164, ठीक है। और जब ये मेजॉरिटी जो है, जब ये लोग रेजोल्यूशन पास आपका हो जाएगा लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, जो प्रेसिडेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, वो आपके इम्पीच्ड हो जाएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट विल स्टैंड व्हाट, प्रेसिडेंट विल स्टैंड इम्पीच, और प्रेसिडेंट्स हाउस से जो है उनको जाना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल, पीपीटीज पढ़ने से पहले इसको जो है आप लोग एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैंने जैसे कि कहा था कि 1971 के सेंसस के ऊपर जो है ये सारी की सारी चीजें आपकी चल रही हैं। तो 1971 में हुआ क्या कि कितने लोग थे, 50 करोड़ लोग थे, ठीक है। और 50 करोड़ लोगों को मैनेज कितने लोग कर रहे थे, 4120 प्लस 776, ये फिगर्स हमने देख लिया, ठीक है। तो टोटल जो है ये कितना हो गया, टोटल हो गया 4896, ठीक है। 4896 जो है टोटल हो गया। तो इतने लोगों को जो है, इतने लोग क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब इतने लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, इतने लोगों का हम बोलेंगे इलेक्टर्स, जो कि इलेक्शन से जो आए हैं। अब इन इलेक्टर्स में से, ध्यान से सुनिएगा, इन इलेक्शंस में से 50 जो हैं वो प्रपोज करेंगे कि भाई ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट होगा। तो ये जो 50 होंगे, फर्स्ट 50, उनको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रपोजर्स, ठीक है। फिर इन्हीं में से फिर दूसरे 50 आएंगे जो ये बोलेंगे कि भाई जो प्रपोजर्स ने कहा है वो सही बोला है, ठीक है, हम भी वही प्रपोज करेंगे। तो ये जो दूसरे 50 है इनको हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंडर्स, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? ओके। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि जो स्टेट के जो लोग हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर ओन व्हाट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर ओन एमपीज। ओके, अब देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कौन कौन बनाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बनाएंगे इलेक्टेड एमपीज, और आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीजें हैं कि सी, मैंने यहाँ पे अभी भी बोला था कि प्रेसिडेंट के इम्पीच करते टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वेर एज इलेक्शन के टाइम पे जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, वो इलेक्टोरल कॉलेज में रहेगा, ठीक है। दूसरा कौन, दूसरा इसमें दिल्ली और प्लस आपके पुडुचेरी भी जो है ये भी पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट। समझ में आ गया यहां तक? ओके। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हु कैन मेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या भाई या जो इलेक्शंस होगा उसमें से कौन बनेगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, जो भी मैंने बात करी थी 5.5 प्लस 5.5, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो टोटल होता है 11 लाख वोटों पे। 5 आपके यूनियन के पास होती है 5.5, और दूसरी 5.5 जो होती है वो स्टेट के पास होती है। अब कंडीशंस क्या क्या है कि द फर्स्ट थिंग, जो वोट सबसे ज्यादा जिसको मिलेंगे जो आपका फर्स्ट आएगा, और दूसरा जो 5.5 का, ध्यान से सुनना, जो 5.5 का जो है जो थ्रेश होल्ड, 5.5 का जो थ्रेशोल्ड है वो जो क्लियर करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरा जो सिस्टम चलता है वो हम बात करेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो दूसरे जो हारे हुए उम्मीदवार की जो वोट्स होते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है एक कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में जो है वो नाम नहीं होता, वो सीक्वेंस होता है, ठीक है। मान लो इसमें से 500 वोट्स हमने दिए, तो ये जो फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, ये आपका थर्ड कैंडिडेट, ये आपका फोर्थ कैंडिडेट, तो मान लो कि इसके पास आ गए 200, 200, इसके पास मान लो आ गए 100, इसके पास मान लो आ गए 90, ठीक है,
और इसके पास मान लो आ गए 110। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो बंदा है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसको जितने वोट्स मिले थे, ठीक है, इसको जितने वोट्स मिले थे, जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग इसके वोट्स निकाल के जो है फिर इसमें डाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर काउंट होगा। मान लो कि उसमें ये वाला जो इंडिविजुअल है ये फिर हार गया, इसके वोट्स निकाल के जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है अकॉर्डिंगली जो है फिर इनको और इनको जो है वोट्स मिलेगा। लास्ट में जिसके जो भी 5.5 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएगा और जिसको जो है सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो आपका इलेक्शन को विन कर जाएगा। मतलब ये है कि ये जो जो वोट है वो वन नेम नहीं है, रादर इट इज अबाउट प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस में क्या होगा कि भाई आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो, सेकंड प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हो, अब थर्ड प्रेफरेंस जो है वो किसको देना चाहते हो। तो 90 वाला जैसे कि निकल गया, तो मान लो कि 90 वाले में जो है 90 वाले का खोल के देखा जाएगा कि भाई अच्छा फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया है, अच्छा सेकंड प्रेफरेंस इसको दिया है, थर्ड प्रेफरेंस इसको दिया है। तो अकॉर्डिंगली एलिमिनेट करके है जो है जो जो एलिमिनेट होता चला जाएगा उनकी वोट वैल्यूज जो हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स को मिलती चली जाएंगी। तो बोलने का मतलब ये है कि 4896 में से जो है 4896 में से जो टोटल जो है वो ये बोलेंगे कि ये वाला कैंडिडेट जो है हमारा खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो जो वोट सिस्टम है वो क्या है, वो है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 78 की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 78 की। आर्टिकल 78 आर्टिकल 78 इसमें क्या बताता है कि भाई पार्लियामेंट का सेशन जो है कब कब होगा, और हमारे देश में जो है जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सेशन को जो कन्वीन करने की जो पावर होती है, और अगर मैं बोलूं जो समनिंग ऑफ द सेशन होती है, समनिंग ऑफ द सेशन होती है वो किसके पास होती है, वो रहती है प्रेसिडेंट के पास। और मिनिमम जो है एक साल में 2 सेशंस तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरी चीज कि भाई जो भी डिसीजन लेंगे, मैंने बात करी थी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा उनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, कोई भी मंत्री जो है वो इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा प्रेसिडेंट, ये आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि अगर कलेक्टिव डिसीजन ये लोग नहीं लेंगे तो क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनकी क्या ही होगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो डिसीजन हो वो आपका कलेक्टिव हो। उसके बाद प्रेसिडेंट एश्योर्स दैट व्हाटएवर डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट इज टेकन कलेक्टिवली। ठीक है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा हो वो आपका कलेक्टिव डिसीजन लिया जा रहा हो, वो एक इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन नहीं ले रहा है। दूसरी चीज ये है कि प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द डिसीजन दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके प्रेसिडेंट को जो है डे टू डे अफेयर्स तो नहीं, जो मेजर डिसीजंस हैं वो आके आपको बताएंगे। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफ पीएम टू कीप प्रेसिडेंट व्हाट, टू कीप प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट की भी ये ड्यूटी है कि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसको पार्लियामेंट के सामने जो है आता रहे, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। ठीक है, पेशी की जो जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट की है, और 6 महीने से ज्यादा का जो है आपको सेशंस के बीच में जो है आपको गैप नहीं हो सकता या नहीं होता है। ठीक है, पार्लियामेंट की अगर मैं काम की अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट पार्लियामेंट की अगर मैं काम के बारे में बात करूं तो सबसे फर्स्ट थिंग इनका काम होता है लॉ मेकिंग का। ठीक है, लॉ मेकिंग का ये तो है ही है। दूसरी चीज बजट भी जो है वो पार्लियामेंट से ही आपका पास होता है। ठीक है, क्वेश्चंस भी जो है वो यहीं से एग्जीक्यूटिव से जो है क्वेश्चंस यहीं से पूछा जा सकता है। और पार्लियामेंट जो है ये एग्जीक्यूटिव्स को जो है वहीं से कंट्रोल करती है। ठीक है, आर्टिकल 78। ओके, अब ये जो आर्टिकल 78 है, मैंने मैंने डाउट सेशन में बताया था कि जो आर्टिकल्स होते हैं ना ये इंडिविजुअल आर्टिकल्स नहीं होते, रादर हम इसको एज अ वैल्यू सिस्टम लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल 78 है ना, आर्टिकल 78 एश्योर्स दैट आर्टिकल 75, क्या बोला मैंने, आर्टिकल 78 एश्योर्स दैट आर्टिकल 75 गेट्स इंप्लीमेंटेड। ठीक है, यहां तक ओके।
उसके बाद एक चीज जो है, एक जो चीज मेरे को आप लोगों को ये बताना था, ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 75 क्या है। सी, आर्टिकल 75 क्या है कि आर्टिकल 75 इट टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने जो है बात नहीं सुनी तो पार्लियामेंट में रूलिंग के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आएगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो डिसीजंस हो वो आपके कलेक्टिव हो, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, ठीक है। यहां तक हमने आर्टिकल 70 डिस्कस कर लिया। उसके बाद मैं बात करूंगा, आर्टिकल आपका ये हो गया, प्रोपोजर्स की हमने बात कर ली है ऑलरेडी चीजों के बारे में, ओके। उसके बाद आर्टिकल 75 है, इसके बाद हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। द फर्स्ट आर्टिकल आपका है आर्टिकल 74, आर्टिकल 74, ठीक है। पहले उससे पहले आर्टिकल 53 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 ये बोलता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन विल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे वो किसके नाम पे लिए जाएंगे, वो आपके प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। ये जो मैंने बोला, जो सिविल सर्वेंट्स वाला जो आपके पास जो ईमेल आता है, वो करता तो डीओपीटी है, पर नाम किसका आता है, वो नाम जो है आपका प्रेसिडेंट का आता है। जितने भी आपके ट्रीटी होती हैं उनके ऊपर साइन कौन करता है, उनके ऊपर साइन करता है प्रेसिडेंट। अब यहां पे ध्यान से सुनना, दो वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एक हम लोग बात करेंगे साइन, और दूसरा हम लोग बात करेंगे रेटिफिकेशन। सी, साइन जो है, साइन इज लाइक अ सगाई, ठीक है, साइन जो है वो एक सगाई की तरह है। रेटिफिकेशन जो है, इट्स अ मैरिज, ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग दैट इज परमानेंट, ओके। आर्टिकल 74 की अगर मैं बात करें, जो प्रेसिडेंट जो है, ये जब मैं हम लोग इसी के ऊपर बात करते हैं, प्रेसिडेंट जो है ही विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस, प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इसके तहत जो है अगर उनको रिकंसिडरेशन करना है, ठीक है, तो वो एक बार जो है, एक बार वापस कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, दैट टू इन ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है। और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट जो है, उसके बाद प्रेसिडेंट विल बी बाउंड टू साइन। तो कोई भी अगर एक्ट हुआ, अगर प्रेसिडेंट को लगा कि भाई नहीं, इसमें एक बार रिकंसिडरेशन होना चाहिए, और अगर दोबारा पार्लियामेंट ने उसको भेजा, तो प्रेसिडेंट को जो है वो साइन करना ही करना पड़ेगा। तो विद दिस हमने बात कर ली है आर्टिकल 74 की, हमने बात कर ली है आर्टिकल 75 की, ठीक है। उसके बाद और कुछ चीजें बचती हैं। आर्टिकल 53 भी डिस्कस, आर्टिकल 74 डिस्कस, आर्टिकल 75 डिस्कस, ओके। एक लास्ट आर्टिकल हमारे पास बच जाता है, एक लास्ट आर्टिकल हमारे पास बच जाता है, एंड दैट इज आर्टिकल 77। Article 77, it talks about that in order to carry out administration, certain rules will be needed, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो है कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और वो जो रूल्स बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन, सर्टेन रूल्स विल नीड टू बी मेड एंड दैट विल बी मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स जो हैं वो किसके नाम पे बनेगा, वो बनेगा प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जो बेसिक जो पीपीटी में जो चीजें लिखी हुई हैं, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, इन सब के बारे में जो है हम लोग एक बार बात कर लेंगे। जस्ट विल रफ रीड एंड थिंग्स विल बी लाइक ओवर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट में इतना था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आप लोगों को पीपीटी जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, द एडमिनियम, ठीक है, ओके। जस्ट होप आप लोगों को जो है कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब एक बार जो टेक्स्ट है एक बार उसको रीड कर लेते हैं। सी, जो इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एंड ही इज आल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है।
जिसकी जो डीलिंग होती है वो होती है 50 to 78 इंडिकेटिंग आर्टिकल्स, और स्पेशली अगर मैं प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं वो होता है 52 to 62। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा सर, वहां पे 78 है, यहाँ पे 62 है। तो एज आई सेड कि कुछ कुछ चीजें जो हैं, जैसे कि मैंने बोला आर्टिकल 74 में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एड और एडवाइस से जो है प्रेसिडेंट जो है वो एड और एडवाइस से जो है हिल वर्क। तो अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें जो हैं वो इधर उधर से, मतलब बोलने का मतलब ये है कि डोंट गो जस्ट बाय द आर्टिकल, बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं आपस में मिल के जो है उनकी फंक्शन, उनकी अपॉइंटमेंट सारी या पावर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशंस, ही हैज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही हैज टू बी लाइक 35 ईयर्स, हम लोगों ने बात करा था। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात करा था क्वालिफिकेशन के लिए कि कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो ध्यान में यहाँ पे आई सेड लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। क्वेश्चन में आ जाएगा यहाँ पे राज्यसभा। स्टेटमेंट्स यहाँ पे इस तरीके से जो है आपसे चेंज कर सकती हैं, तो जस्ट बी केयरफुल। दूसरी चीज इज क्वालिफाइड, ठीक है, अगेन वर्ड को ध्यान में रखना, इज क्वालिफाइड। क्वेश्चन में ये पूछा, क्वेश्चन को इस तरीके से टर्न आउट कर देगा कि द प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें हैं कि भाई क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, साथ के साथ मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे भी बता दिया, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल अथॉरिटी सब्जेक्ट टू कंट्रोल एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एक ऑफिस के साथ साथ दूसरे ऑफिस जो है अगर वो रोल प्ले करेंगे तो दोनों सैलरी जो है वो नहीं लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इट्स नॉट डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, बट बाय मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में मैंने क्या क्या कहा था, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कौन कौन सी, राज्यसभा और आपकी लोकसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रहेंगी, नहीं रहेंगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इलेक्शंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। ठीक है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनका भी जो है आपको जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से लोग, कौन कौन से जो है दे डू नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। नॉमिनेटेड मेंबर्स, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो नहीं ले सकते। नॉमिनेटेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, वो नहीं ले सकते। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, वो भी नहीं ले सकते। और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, वो भी नहीं ले सकते। जस्ट बी केयरफुल, कंफ्यूजन जो है इसमें से क्रिएट हो सकती है। ओके, टर्म की अगर मैं बात करूं तो पता है आप लोगों को 5 इयर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि ही सिट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स गिवन नो न्यू इलेक्शन हैव टेकन प्लेस और नो न्यू प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड टिल देन। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट ये है कि कैन प्रेसिडेंट सिट इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 5 इयर्स, आंसर इज यस। ठीक है, और बाकी के जो है ये दो कंडीशंस हैं। तो पहला कि आपकी जब इलेक्शंस नहीं, जब नए इलेक्शंस नहीं होंगे, और दूसरा जो नया प्रेसिडेंट है वो अगर तब तक इलेक्टेड नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, दूसरी चीज, ही कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड एंड देर इज नो कैप ऑन दिस री इलेक्शन। तो बोलने का मतलब है अब यहां से जो है कि यहां से स्टेटमेंट्स आपके बन सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड ओनली वंस, ओनली ट्वाइस। ठीक है, तो कोई कैपिंग नहीं है, तो री इलेक्शन में जो है ही कैन पार्टिसिपेट। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, द पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अदर प्रोविजंस। ओके, तो अब यहाँ पे जो है बोलने का मतलब है कि या तो वो प्रेसिडेंट हो, ठीक है, अ पर्सन हु होल्ड्स और हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, ये नॉट प्रायोरिटी बोलूंगा बट हाँ ये एक एलिमेंट रखा गया है। ठीक है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस को भी जो है वो फुलफिल इनका होना चाहिए। मतलब ये कि रामनाथ कोविंद जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा तो वो दोबारा जो है वो री इलेक्शंस के लिए जो है खड़े हो सकते हैं। इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट, आई थिंक मैंने बता दिया, व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इम्पीचमेंट ऐसे नहीं होगा जब तक जो कोई मेजर चीजें ना हो। ठीक है, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर ऑफ द हाउस। मैंने अभी भी बोला जो प्रोसीजर है वो किसी भी हाउस से जो है चार्ज हो सकता है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, द प्रोपोजल टू प्रेफर सच चार्ज इज कंटेन्ड इन अ रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन मूव्ड एटलीस्ट 14 डेज का जो है प्रायर नोटिस वो मिलेगा। नॉट 1/3 मेंबर की मैंने बात करी थी ऑफ द टोटल मेंबर्स, इसके बारे में मैंने बात कर लिया था।
उसके बाद सच रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। मैंने ये काउंटिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। When a charge has been so preferred by either house of the parliament, the other house shall investigate। जिस हाउस से चालू हुआ होगा, ठीक है, उसके दूसरा हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। और अगर ऐसा हुआ है तो प्रेसिडेंट के पास राइट होगा, राइट टू अपीयर एंड बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा राइट होता है, ठीक है, कि उनसे भी जो है, उनकी भी जो है राय ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने डिसाइड कर और उनको हटा दिया। और अगर इफ द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और रेजोल्यूशन जो है अगर वो पास हो गई, इस पास बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, अगर 2/3 से कम में, मतलब 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी में अगर पास हो गया, ठीक है, और जो भी चार्जेस हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद वो प्रूव हो गए, तो जो है आपका रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड। कंडीशंस क्या क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए। सो देयर आर फ्यू कंडीशंस फॉर द कैंडिडेट्स रनिंग फॉर द प्रेसिडेंस। ही कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगेन आई दिस इज स्टार मार्क्ड, ठीक है। मैंने क्या अभी अभी मैंने क्या बोला था, एलिजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए लोकसभा की, ठीक है। कंडीशंस जो है वो एलिजिबल होना चाहिए, बट ही कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इफ ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस, ही शुड वैकेट द सीट ऑन हिज फर्स्ट डे एज प्रेसिडेंट इन द ऑफिस। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उनको जो है अपनी सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। इफ ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस, ही शुड वैकेट द सीट ऑन हिज फर्स्ट डे। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने बता दिया था। फॉर हिज रेजिडेंट राष्ट्रपति भवन जो है वो दिया जाएगा, दैट टू ही हैज टू, आई मीन ही विल बी स्टेइंग विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट, ठीक है। पार्लियामेंट जो है उनके एम्यूलमेंट्स, उनके अलायंसेस, उनके प्रिविलेजेस को डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज एम्यूलमेंट्स एंड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है हमारा जो प्रेसिडेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि let's change the salary structure, let's change the pension structure, let's change the privileges allowances of रामनाथ कोविंद, तो ऐसा जो है वो नहीं कर सकती, ठीक है। उनको इम्यूनिटी मिली हुई है फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड इवन फॉर हिज एंड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल लाइफ। सी इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद जो है, जब पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है, तो इस तरीके के कोई भी काम जो है वो पब्लिक डोमेन में आता नहीं है। और ना ही इतना बड़ा रेप्यूट है, इतना बड़ा स्टेटस है इस ऑफिस का, तो इस टाइप की कोई भी चीजें जो है ऐसी नहीं आएंगी पब्लिक डोमेन में। अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। ओनली सिविल प्रोसीडिंग्स, और वो भी मैंने कहा था क्या, 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस। ये नोटिस भी जो है इट वर्क्स एज एन इम्यूनिटी, बिकॉज इस 2 महीने के अंदर जो है सेटिंग करके या जो भी चीजें हैं करके जो है चीजों को रफा दफा किया जा सकता है, तो ये भी एक पावर है। अब बात करेंगे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, इसके हम लोग 8 हेडिंग्स पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव पावर, ये समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट, एंड ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा। समन क्या होता है, प्रोरोग क्या होता है, इसको हम लोग पार्लियामेंट में जब बात करेंगे तब इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ही समन्स अ जॉइंट सेटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इन केस ऑफ अ डेडलॉक। तो इन्हीं का काम है, अगर कोई भी बिल में अगर कोई डेडलॉक आता है तो इन्हीं का काम है कि इन दोनों को जो है सामने लेकर आए, दोनों हाउसेस के मेंबर्स को सामने लेकर आए, सो दैट जो डेडलॉक है उसको रिजॉल्व किया जा सके। ही एड्रेसेस द इंडियन पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल। तो हर जनरल इलेक्शन के बाद जो है ये पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। इन्हीं का काम होता है, यही स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन को, डेप्यूटी चेयरमैन को यही अपॉइंट करते हैं जब सीट आपकी खाली होती है। तो यही नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, बट ये जो प्रोविजन है ये अभी रहा नहीं, ठीक है। ही कंसल्ट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। सी ये पावर दी गई है, बट जैसे कि मैंने कहा आर्टिकल 74, तो हर चीज, सारी चीजें जो होंगी वो कौन नचाएगा, जो है वो पीएम नचाएंगे। ही रिकमेंड्स एंड परमिट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स। ही प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस की हमने बात करी थी, ओके। ही लेज द रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट, किस किस का, सीएजी की, यूपीएससी की और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को वो पार्लियामेंट के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और अपॉइंटमेंट पावर्स की अगर मैं बात करी, फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स, ही इज टू बी टेकन हिज नेम। नेम किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी देख लोगे। ही मे और मे नॉट मेक रूल्स, ही मे और मे नॉट मेक रूल्स टू सिंप्लीफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की हम लोगों ने बात करी थी अंडर आर्टिकल व्हाट, अंडर आर्टिकल व्हाट 77,
ठीक है। ही अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइंस हिज रेम्यूनरेशन, ओके। उसके बाद ही अपॉइंट्स द फॉलोइंग पीपल, सीएजी को करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट गवर्नर्स को जो है यही अपॉइंट करते हैं। द वर्ड ध्यान से सुनना, अपॉइंट, इलेक्टेड, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स, उनको भी जो है यही अपॉइंट करते हैं। ही सीक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, मैंने कहा था पीएम से जो है ये क्या लेते हैं, पीएम से जो है डे टू डे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी उनके डिसीजंस होते हैं वो पीएम से लेते हैं, ठीक है। बोलने का मतलब यह है कि द प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द डिसीजंस दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग। He requires the PM to submit for consideration of the Council of Ministers any matter on which the decision has been taken but which has not been considered by the Council. तो ये वही चीजें हैं। National, he appoints National Commission of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, other backward classes. Interstate Council के भी जो आपके मेंबर्स होते हैं उनको भी जो यही अपॉइंट करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, वो जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया एंड इज पावर विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज, ठीक है। तो वो जो है किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। जुडिशियल पावर की अगर मैं बात करूं, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस आर ऑन हिम। ही टेक्स एडवाइसेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर दोज एडवाइसेस, ये जो एडवाइसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस तो ले सकते हैं, पर जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा या, ठीक है, वो जो है बाइंडिंग नहीं है। अब इनकी कुछ पार्डनिंग पावर भी है। ही हैज पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72। ही हैज बीन कन्फर्ड विद द पावर टू ग्रांट पार्डन अगेंस्ट पनिशमेंट ऑफ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ। अगर यूनियन लॉ के खिलाफ किसी भी इंडिविजुअल को पनिशमेंट मिलती है तो ये जो है इनके पास पार्डनिंग पावर भी है, ठीक है। पनिशमेंट बाय द मार्शल कोर्ट और डेथ सेंटेंस, इनसे भी रिलेटेड। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन कैसे आएगा या कंफ्यूजन, इसी गवर्नर को आपको पढ़ना है और गवर्नर के साथ साथ आपको प्रेसिडेंट को पढ़ना है। आपको ये देखना है कि गवर्नर की लिमिट कहां तक है और आपको ये देखना है प्रेसिडेंट की लिमिट आपकी कहां तक है, ठीक है। ये आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, ओके। उसके बाद फाइनेंशियल पावर की अगर मैं बात करूं तो ही कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। तो यूनियन बजट जो है वो पार्लियामेंट के सामने पेश हो सो दैट डिबेट डिस्कशन हो। उसके बाद टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग अभी बिल्स पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल। तो मनी बिल के इंट्रोडक्शन के लिए जो है, मनी बिल के इंट्रोडक्शन के लिए जो है इनकी प्रायर रिकमेंडेशन इज अ मस्ट। ही कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं तो ध्यान रहेगा। और ये बिल कौन सा है, ये आपका है मनी बिल, ठीक है, ये आपका है मनी बिल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट्स हिज रिकमेंडेशन इज अ प्री रिक्विजिट। तो हम भी अब लोग पढ़ेंगे टोकन ग्रांट क्या होता है नहीं होता है, तो उस केस में भी देखेंगे कि इनकी जो परमिशन, इनकी जो रिकमेंडेशन है वो एक प्री रिक्विजिट के तौर पे आ जाती है। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो इनके कंट्रोल में रहती है, ठीक है। कंटिजेंसी तो ध्यान में रखना, ये कंफ्यूज मत हो जाना। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो इनके कंट्रोल में रहता है। डिप्लोमेटिक पावर्स की अगर मैं बात करूं, डिप्लोमेटिक से मैंने दो चीजें बात करी थी, एक साइन और एक रेटिफिकेशन। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स दैट आर अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड इन हिज नेम। तो ये सारा का सारा जो होता है ये प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स, ठीक है। जाते बेशक पीएम है, बट जो रिप्रेजेंटेशन है इंडिया का, ठीक है, वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट, ठीक है। मिलिट्री पावर की बात करूं, ही इज द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। वही चीफ ऑफ आर्मी को अपॉइंट करते हैं, चीफ ऑफ नेवी को और चीफ ऑफ एयरफोर्स को जो है यही आपके अपॉइंट करते हैं। पार्डनिंग पावर की अगर मैं बात करूं, पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पार्डनिंग विद अ ग्रांट ऑफ पार्डन कन्विक्स बोथ कन्विक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीटली। तो जो है जो सेंटेंस जो है, जो भी डेथ सेंटेंस है उनको जो है ये लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको रिड्यूस भी कर सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं, सजा जो है वो चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन विथ इज नेचर ऑफ पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्ट कैन बी चेंज। जो नेचर है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो नेचर है उसमें जो है चेंज हो सकती है। द नेचर ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्ट कैन बी चेंज, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉम्यूटेशन। अगर मैं रेमिशन की अगर मैं बात करूं तो रेमिशन रिड्यूसेस द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। कॉम्यूटेशन क्या है,
कॉम्यूटेशन एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है एन, ठीक है। तो कॉम्यूटेशन के बाद वो क्या करेगा कि भाई पनिशमेंट जो है उसके नेचर को वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो चेंज करने की कोशिश करेगा। रेमिशन, रेमिशन में क्या करेगा, रीमिशन। रीमिशन का मतलब क्या है कि भाई जो टर्म है, ठीक है, सी बहुत अब्स्ट्रैक्ट चीजें मैं बता रहा हूं, बट जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि ये चीजें ना, ये चीजें जो हैं वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। रेमिशन रिड्यूसेस द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, जो इम्प्रिजनमेंट का जो टर्म होता है उसको क्या कर देती है, ये रिड्यूस कर देती है। रेस्पाइट की अगर मैं बात करूं, लेसर पनिशमेंट, ठीक है, लेसर पनिशमेंट देन ओरिजिनल पनिशमेंट बाय लुकिंग एट द स्पेशल कंडीशन ऑफ अ कन्विक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो मे बी उसको जो हार्श ओरिजिनल पनिशमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हार्श मिला हुआ था, बट रेस्पाइट के तहत जो है उसकी पनिशमेंट को क्या कर दिया जाएगा, वो कम कर दिया जाएगा। रेप्रीव स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ठीक है। रेप्रीव में क्या करते हैं कि जो जो डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया है उसको टेम्पररी टाइम के लिए जो है उसको डिले कर दिया जाता है। होगा तो सही, पर कब होगा ये चीजें नहीं पता। सो कॉम्यूटेशन स्टैंड्स फॉर एम के बाद एन, तो नेचर ऑफ द पनिशमेंट विल बी चेंज्ड। रेमिशन में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। रेस्पाइट की अगर मैं बात करूं तो लेसर पनिशमेंट देन द ओरिजिनल पनिशमेंट। और रेप्रीव में क्या होता है, रेप्रीव में जो टेम्पररी पीरियड तक जो है उसको टेम्पररी पीरियड तक लेके चले जाते हैं, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स, ही डील्स विद थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। द फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल 356, 365, इनकी कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने वो करा हुआ है लक्ष्मीकांत से इमरजेंसी प्रोविजंस वाला जो चैप्टर है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, ओके। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल व्हाट, अंडर आर्टिकल 360। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, सी व्हेन अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन पास द बिल एंड बिफोर द बिल बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई बिल बिल एक्ट तभी बनेगा जब यहाँ पे प्रेसिडेंट के क्या होंगे, प्रेसिडेंट के आपके साइन होंगे, ठीक है। सो व्हेन अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन, 2 मिनट में जरा चार्ज लगा लूं। Okay. So when a bill is introduced in the parliament, parliament can pass the bill, and before the bill becomes an act, he has to present it to the Indian president for his approval. ठीक है? It is on president of India to either reject the bill, return the bill, or withhold his assent to the bill. तो जब पता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, सी दो टाइप की चीजें होती हैं। अगर प्रेसिडेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके बीच में अगर टकराव होता है तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट जो है बिल जो है उस नाम से भेजेगी, ठीक है। वो मनी, जैसे मैंने कहा था कि मनी बिल जो है वो बना के भेजेगी ही नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो बिल का जो नेचर है वो चेंज कर सकती है। अब बिल का नेचर कौन डिसाइड करेगा, वो स्पीकर डिसाइड करेगा। अब जो ओम बिरला है वो बीजेपी की तरफ से ही तो हैं, बट उनसे एक्सपेक्ट ये करा जाएगा कि हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो इम्पार्शियल मैनर में चले। द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ओवर द बिल इज कॉल्ड इज वीटो पावर, कि क्या वो रिजेक्ट करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, या फिर वो बिल को जो है रख ही देंगे। तो वो कहीं ना कहीं जो है वीटो पावर की आ जाती है। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज गाइडेड बाय द आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इतने सारे पावर के बाद ध्यान से सुनिएगा, इतने सारे पावर के बाद ये मेंस का आपका क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट को रबर स्टैंप बोला गया था, ठीक है। बट ये सारी पावर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं नैरो डाउन हो जाती है बाय आर्टिकल 74, क्योंकि हर काम जो होगा उसमें प्रेसिडेंट जो है इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेगा। उनकी जो पावर है उनकी जो पावर है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है अंडर आर्टिकल 74। तो यूनियन भी, अगर मैं बात करूं, यूनियन की भी यही वो होती है कि ऐसे इंसान को लेकर आए, ऐसे इंसान को उस पोजीशन पे लेकर आए जो ज्यादा जो है बोलते हैं ना बॉटल ने क्रिएट करने की ना कोशिश करे, ठीक है। हाँ 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 बोल के जो है चीजों को पास करवा दे। तो विद दिस हमारा प्रेसिडेंट वाली चीजें जो है ये खत्म होती हैं। एक बार ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग एक बार इसको एक बार ध्यान में देख लेना। कॉम्यूटेशन का मतलब होता है, कॉम्यूटेशन का मतलब होता है नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर देना, फर्स्ट थिंग।
अगर चेंज कर दिया गया है, ठीक है, नेचर जो है पनिशमेंट का उसको चेंज, उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट। सी, अगर पनिशमेंट मिली है तो दो चीजें होंगी, दो चीजें होंगी। द फर्स्ट थिंग, या तो पनिशमेंट को चेंज कर दो, या फिर पनिशमेंट का जो नेचर है उसको कम कर दो। तो जब तो जब हम लोग पनिशमेंट के नेचर को ही चेंज कर देंगे, दैट इज कॉम्यूटेशन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वो डाल देता हूँ। तो कॉम्यूटेशन का जस्ट ऑपोजिट, तो इसको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि भाई पनिशमेंट मिली है, जब पनिशमेंट मिली है तो दो रास्ते हैं, या तो पनिशमेंट को चेंज कर दो या फिर पनिशमेंट को कम कर दो। तो पनिशमेंट को चेंज कर देना विल बी कॉम्यूटेशन, जो रेस्पाइट होगा मतलब कि पनिशमेंट को कम कर दो, दैट इज रेस्पाइट। यहां तक समझ में आ गया। रेमिशन आई है यहाँ पे, रेमिशन में आई है, ध्यान से सुना, मिशन रेमिशन, मिशन रेमिशन, आई, आई स्टैंड्स फॉर इम्प्रिजनमेंट। तो जो इम्प्रिजनमेंट का जो टर्म है उसको हम लोग कर देंगे रिड्यूस, ठीक है। और रिप्रीव का हमने बताया कि टेम्पररी पीरियड, जहां पे वर्ड देखेगा टेम्पररी पीरियड के लिए जो है, ठीक है, वो जो फॉर एग्जाम्पल जो आपका ये जो कसाब जो मुंबई अटैक्स में था, तो सी उस केस में क्या हुआ था कि हाँ उसको फांसी मिलेगी, फांसी मिलेगी, फांसी मिलेगी। तो ये भी जो है ना एक बहुत डॉन्टिंग टास्क हो जाता है भाई उसके लिए, कि भाई आज मिलेगी कि कल मिलेगी, कल भी चला गया, ठीक है, कल मिलेगी, कल भी चला गया, अच्छा कब मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कुछ टूल्स हैं। कॉम्यूटेशन, नेचर ऑफ पनिशमेंट, रेमिशन इम्प्रिजनमेंट के टर्म को रिड्यूस करेगा, रेस्पाइट मैंने बता दिया, और रिप्रीव, ठीक है। सो विद दिस हमारा प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट है यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन की, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे, तो आपको जो है क्लैरिटी मिल जाएगा उसमें, ठीक है।